नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिलीज शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास गोल्डन वीडियो है, गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। मैथ्स पेडागोजी में अगर 15 नंबर कंफर्म करना है तो ये क्लास जो रहेगी मैराथन क्लास। 75 प्रश्न करेंगे मैथ्स पेडागोजी, गणित पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ 75 प्रश्न करेंगे। और पेपर के पहले जो है इन 75 प्रश्नों को अच्छे तरीके से अटेंड कर लेना है। बाकी मैथ्स की क्लासों के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो देर न करते चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट है वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले, यानी क्वेश्चन टू आंसर, डायरेक्ट आंसर करेंगे। समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन टू डायरेक्ट आंसर करने वाले हैं। चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? वह हमारी मानी जाती आगमन विधि। और आगमन विधि शिक्षण सूत्र कौन सा होता है? सभी बताइए। उदाहरण से नियम की ओर। दूसरी है, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहता है एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? तो वह हमारी कहलाती है प्रयोगशाला विधि कहलाती है। अगला 10 गीत का गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? वो है आपके आर्यभट्ट है, ये भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो जो गणित विषय की पाठ्य पुस्तक है वह संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। अगला जो प्रश्न दिया गया है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यालय में गणित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की सोच को जो है गणितीकरण करना। जो बच्चों का सोच है उसको क्या करना है? गणितीकरण करना है। अगला है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो ब्रह्मगुप्त ने रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। अगला जो प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? तो प्राथमिक कक्षाओं में अबेकस द्वारा जो है गिनती सिखाने का सबसे उपयुक्त होता है, वह साधन आपका अबेकस द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व एक व्यवहारिक रूप में होता है, सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोग यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। एग्जाम को फतेह करना है तो आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। चुरमान है जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में गणित का जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है? वो होता है बच्चों के विचार की प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो कुल मिला के गणितीकरण की बात ही कर रहे हैं। साथ ही साथ करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये एनसीईआरटी के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है, करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल। अगला, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, किसने कहा है? डटन ने कहा। ये कई बार रिपीट हुआ प्रश्न, इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यह हो जाता है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी होता है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, किसने कहा है? सभी जानते हैं स्टेटमेंट परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती हैं और टोटल 150 में देखा जाए तो 8 से 10 परिभाषाएं या स्टेटमेंट अवश्य पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, किसने कहा था? यह डेविड हेलर ने कहा था, ये भी आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो गणित ज्ञान का प्रमुख रूप से जो उपयोग है वह विज्ञान विषय में होता है, आपके साइंस सब्जेक्ट में होता है। अगला, इकाई उपागम किस गणितक से संबंधित है? इकाई उपागम आपके मॉरिसन से संबंधित। जब भी इकाई उपागम का जिक्र होगा मॉरिसन का नाम अवश्य लिया जाएगा। अगला, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, किसका कथन है? प्लेटो ने कहा है कि जो बच्चे गणित नहीं समझते हैं वे पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसा नहीं कि जो बच्चा गणित समझता है, एक नेगेटिविटी की बात करते हैं पेडागोजी में, ये कतई मुमकिन नहीं है, लेकिन इनका कथन है, इनका स्टेटमेंट है तो अवश्य पढ़ा जाएगा। अगला, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो संश्लेषण विधि द्वारा जो अगर पढ़ाते हैं गणित विषय को तो जो कमजोर छात्र होते हैं, वीक स्टूडेंट होते हैं, उनको भी यहाँ पे हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विधि हो जाती है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि होती है? तो संश्लेषण विधि को तार्किक प्रतिपादन विधि भी कहते हैं गणित शिक्षण में। प्रश्न आ गया कि गणित शिक्षण में कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि कहलाती है? क्या विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन निगमन या आगमन निगमन दोनों या उपरोक्त सभी? तो आपको संश्लेषण विधि पे करना है। अगली जो विधि रहेगी कि किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है?
हमेशा विश्लेषण विधि द्वारा जो ज्ञान अर्जित होता है वह स्थायी होता है। विश्लेषण मतलब देखिए, कहीं ना कहीं हमारी मुट्ठी बंद है, अगर हम उसको खोल लेते हैं, या कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ हम समझते हैं, उसके कई पार्ट हैं, तो अगर पार्ट वाइज समझेंगे, डेली एक पार्ट हम पढ़ते हैं तो सारे पार्ट हमसे बनने लगता है, वह कहलाती है विश्लेषण विधि। यानी कि आपको एक एक करके विश्लेषण करना, कोई भी एक बड़ी चीज़ है उसको टुकड़ों में बांट लेना, विश्लेषण कर देना, विश्लेषित कर देना, ठीक है, यानी वह सरल हो जाती है। और विश्लेषण विधि द्वारा जो ज्ञान होता है, अर्जित ज्ञान होता है, वह स्थायी भी होता है। अगला है, किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा निरूता की भावना उत्पन्न करती है। तो जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में छात्रों में आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करती है, वह हमारी आगमन विधि कहलाती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना लेता है। तो सभी जानते हैं, मेकन और रॉबर्ट्स का कहना है कि शिक्षक जो होते हैं शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग 28 होता है। 2, 3, 4, 7, 11, इनका ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ये पूछा जाए, पहली जो है सम अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती है? तो 2 हमारी ऐसी अभाज्य संख्या जो सम कहलाती है, ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमित संख्याएं, अपरिमित संख्याएं, ये सारे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य होता है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। और एक अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गणित विज्ञान किसका होता है? तो गणित विज्ञान जो आपकी गणनाओं का विज्ञान कहलाता है। और अंग गणित का शिक्षण का उद्देश्य दैनिक जीवन में कार्यों के लिए हो जाता है। गणित की उन्नत व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ये किसने कहा है? नेपोलियन ने कहा है। अक्सर पूछा गया है, सीटीएट की बात करें चाहे अदर टीटी एग्जाम की बात करें। गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, स्टेटमेंट या कथन किसका है? आपके नेपोलियन का है। ये भी आपको नोट कर लेना है। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? तो उच्च कक्षाओं में जो गणित की होती है वह निगमन विधि में शिक्षण आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी कहलाती है? गणित की सबसे प्राचीन शाखा आपकी अंकगणित कहलाती है। इसके साथ साथ अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि कहलाती है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं तो हमारी निगमन विधि कहलाती है, मतलब नियम। अज्ञात से ज्ञात की ओर हमें नियम सूत्र ज्ञात नहीं होता, हमको याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अज्ञात अगर शब्द आता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं नियम सूत्र की बात करते हैं। और जिस विधि में उदाहरण पहले दिया जाता हुआ हमारी कहलाती है आगमन विधि। तो आगमन निगमन विधि, इनसे जरूर प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो रेखा गणित के लिए जो उपयुक्त विधि होती है वह होती है विश्लेषण विधि, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण विधि नोट कर लीजिएगा। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी होती है? छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी जो विधि आगमन विधि होती है, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है? तो विशिष्ट से समान की ओर भी आपका आगमन विधि की बात करते हैं। अगला, लीलावती की रचना किसने की थी? तो लीलावती की रचना आपके भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी, ये भी नोट कर लेना है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है, गणित सार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सभी लोग जानते हैं, महावीराचार्य जी की बात करेंगे। अक्सर पूछ लिया जाता है, गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर गणित दिवस मनाया जाता है, वह 22 दिसंबर। अगला, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रोफेसर BN प्रसाद, जो कि इलाहाबाद पर है। तो मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद में। किसके द्वारा? प्रोफेसर BN प्रसाद जी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? गॉस ने कहा है कि जो गणित है वह क्या कहलाती है? विज्ञान की रानी कहलाती है, क्वीन ऑफ साइंस। अगला प्रश्न है, गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है। तो गणित की जो प्राचीन शाखा सबसे जो है वह अंक गणित मानी जाती है, यह भी नोट कर लेनी है। समखट भुजा में विकर्ण की संख्या कितनी होती है? तो समखट में विकर्णों की संख्या जो है आपकी 9 होती है, ठीक है।
समखट भुज जो होता है, यानी 6 भुजाओं वाला जो भुज होता है उसमें विकर्णों की संख्या 9 होती है। पाई कैसी संख्या होती है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम पाई लिखेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। अगर इसका मान हम लिख देते हैं 22/7 तो ये हमारा परिमेय हो जाता है। ये भी दोनों चीज़ें नोट कर लेना है। गणित की प्रकृति कैसी होती? तो गणित की जो प्रकृति होती है वह तार्किक रूप में होती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला है कि बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विषय से संबंधित होता है? तो जो भी नियम बताए होते हैं उन नियमों को उदाहरण पर प्रयोग करने के साथ साथ पोस्ट करना जिस शिक्षण विधि से संबंधित वह हमारी आगमन विधि होगी। क्योंकि बताए गए नियमों को किसका उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना है, तो उदाहरण में प्रयोग कर रहे हैं तो हम बात करेंगे आगमन विधि। अगला प्रश्न है ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो ज्यामिति का संबंध सभी लोग जानते हैं मापन से संबंधित होता है। और अगला प्रश्न दिया गया है यूनेस्को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यूनेस्को का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। अगला जो प्रश्न दिया गया है ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ खोज करना होता है और ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। तो दोनों चीज़ें हैं, एक से संबंधित है उसी का हम करते हैं, यह बेनिफिट होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है ऑलरेडी, सभी नोट करके सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जीवन में देखा जाए आर्थिक गतिविधि में चाहे दुकान जाते हैं तो कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग होता है। जितना सामान लिया, कितना सामान दिया, कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, कितना देना है, कितना लेना है। कहीं भी कुछ भी बिजनेस करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, टिकट कटा रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, लेन देन, बस टिकट, ट्रेन, कहीं से जा रहे हैं, पेट्रोल टंकी पे जा रहे हैं, पेट्रोल लेना तो वहाँ पे भी हिसाब इतना लेना है, इतना देना है। आपने 200 का नोट दिया, आपने 160 रुपये का पेट्रोल डलवाया, आपको कितना चाहिए? 40 रुपये चाहिए। तो कहीं ना कहीं जीवन के हर एक गतिविधि में देखा जाए तो गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है, वह आर्थिक गतिविधि कहला जाती है, पैसे का लेन देन। अगला गणित शिक्षण की सहायक दस सामग्री क्या होती है? तो गणित शिक्षण की जो सहायक दस सामग्री होती है वह हमारी श्यामपट्ट होता है, मॉडल होता है, चार्ट होता है, आदि होता है। देखिए आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। आप सभी लोग जानते हैं जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, जब आप लोग पढ़ाने जाएंगे तो आपके लिए जो सहायक 10 सामग्री होगी, ये भी ध्यान दीजिएगा, सहायक 10 सामग्री जो आपकी दिखाई देती हो वह श्यामपट्ट है, मॉडल है, चार्ट है। श्यामपट्ट के माध्यम से आप समझाएंगे, मॉडल के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो गणित को रोचक और सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए सबसे उपयोगी जो होता है, आवश्यक होता है प्रभावशाली मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की बात करते हैं, इफेक्टिव साइकोलॉजी। अगला प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है? तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है व्यवहारिक रूप में होता है, यहाँ पे मानसिक रूप पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया गया, व्यवहारिक रूप पे हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है? तो उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में ये उद्देश्यों का अंतर होता है। ये पिछले ईयर में आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह क्या होता है? तो हमारे और आपके जो जीवन में, हम और आप सभी तो मनुष्य हैं कि नहीं है? हम मनुष्य की कैटेगरी पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? सभी बताइए। तो हम आप सभी मनुष्य हैं और हमारे गतिविधियों में जो गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों में होता है, लेकिन विशेष तौर पर आर्थिक रूप में होता है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या होती है? तो कोई भी चीज़ जब आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है, प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वह सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री पूछा गया है, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही प्रभावशाली शिक्षण सामग्री हो जाती है। अगला प्रश्न है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास हो सकता है? मान लीजिए आप गणित का अध्ययन करा रहे हैं और आपके एक स्टूडेंट बच्चा है, तो उस बच्चे में जो है किस गुण का विकास होगा? तो उस बच्चे में गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास आएगा, तार्किक सोच में विकास होगा और विश्लेषक सोच में भी विकास होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको नोट करते जाना है। अगला गणित में जो है किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो वह हमारी कहलाती निगमन विधि। जी हाँ साथियों, जब भी सूत्र का प्रयोग होगा, नियम पहले बताया जाएगा, सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं तो कहीं ना कहीं निगमन विधि का जिक्र हो रहा है। ये भी आपको नोट करते जाना है।
अगला जो पॉइंट है कि शून्य की खोज किसने की है, तो आप सभी लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में, पेडागोजी में, गणित शिक्षा शास्त्र में बेस्ट प्रश्न बन जाता है कि शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की। ये भी नोट कर लेना। सूत्र की लिए जो रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, तो सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम जो विधि कहलाती है वह हमारी आगमन विधि कहलाती है। अगला है शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो खोज आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। यह भी नोट कर लेना। अगर यूज की बात करते हैं तो ब्रह्मगुप्त आएगा, और प्रयोग की खोज की बात करते हैं, क्रिएटिव की बात करते हैं तो आर्यभट्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है कि गणित की प्रकृति कैसी होती, तार्किक होती, इसका जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीन त्रिभुज होते हैं, तीन कोणों का होता है। अगर इन तीनों कोणों के योगों को मिला दिए जाएंगे तो टोटल आपका 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर प्रश्न आता है त्रिभुज के अलावा कि पंचभुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होगा, तो आप सभी लोग जान लीजिए 540 डिग्री कर देना है। अगर आपको कहीं ना कहीं त्रिभुज के तीन कोण के अगर माना जाए खटभुज अगर पूछा जाता है तो फिर आपका कोण बढ़ जाता है, और चतुर्भुज के अगर चारों कोणों का योग पूछा जाता है तो फिर 360 डिग्री हो जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो विभाजन ई का उपयोग रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु किया जाता है। अगला जो प्रश्न है ये किसने कहा है कि गणित के सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि गणित के सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, ये रोजर बेकन का कथन है। ये कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, इसको भी साथ में आपको नोट करते जाना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषक नामक विधि किसके द्वारा दी गई है, तो सभी लोग जानते हैं आर ए फिशर द्वारा। जी हाँ, जब भी सांख्यिकी में प्रसारण का जिक्र होगा, प्रसारण का विश्लेषक नामक विधि का जिक्र होगा, तो आपके आर ए फिशर का नाम सरोपर ही आ जाएगा। साथ ही साथ आपका अगला जो प्रश्न दिया गया है कि गणित की सभी मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं, वह आपके प्लेटो माने जाते हैं। जी हाँ, गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है, प्लेटो को माना जाता है। अगर अगला प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी, तो श्रीधर के द्वारा दी गई। अगर प्रश्न आता है सबसे छोटी, यहाँ पे बताइए समअभाज्य संख्या, तो वो भी आपका 2 ही कहला जाएगा। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा की गई, हमें अक्सर हासिल लेते हैं। मान लीजिए ऊपर 70 दिया गया है और माइनस नीचे आपको 64 दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको आपको 0 से 4 तो जाएगा नहीं, इससे कहीं ना कहीं हासिल लेते हैं। हासिल 1 लेते तो ये हमारा 10 बन जाता है, 10 में 4 फिर हम माइनस कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है किसके द्वारा दी गई है, श्रीधर के द्वारा दी गई है। अगला की पाई 3.1416 का प्रतिपादन किसने किया, तो पाई का प्रतिपादन आर्यभट्ट प्रथम ने किया, ये नोट कर लीजिएगा। और पाई का मान कितना होता है, 3.1416 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना हो सकता है, तो दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक ही हो सकता है। अगर हम 3 और 5 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो एक ही आएगा जो दोनों संख्याओं को काट सकता है, बाकी किसी और संख्या नहीं। अगर यहीं पर हम 4 और 8 देते हैं तो ये हमारा अलग कहला जाएगा, क्योंकि ये हमारा फिर भाज्य में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हो कि अभाज्य, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, तो फिर वह सदैव एक ही होता है। अगर प्रश्न आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 होती है। अगर प्रश्न आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर प्रश्न आता है कि गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना है, तो गणित को विज्ञान का नौकर बैल ने माना है। जी हाँ, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है, किसने कहा है, तो गैलीलियो ने कहा। अगला जो प्रश्न दिया गया है ये किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, तो हाग 1 के अकॉर्डिंग गणित जो है यह सभ्यता का दर्पण है। अगला प्रश्न आता है कि विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए, तो गणित में शिक्षा का उद्देश्य अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो गणितीकरण करना ये जरूर अवश्य, इसका इस शब्द इस लाइन का अवश्य जिक्र होगा। अगला, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि क्या होती है, वह होती खेल और मनोरंजन विधि होती है।
अगला प्रश्न आता है कि कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो छात्र के बजाय केंद्र बिंदु अध्यापक होता हुआ हमारी व्याख्यान विधि कहलाती है, क्योंकि व्याख्या जो करता है अध्यापक ही करता है, शिक्षक टीचर करता है और बच्चे अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अगला नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ जो विधि मानी जाती, कौन सी मानी जाती? कोई भी नया प्रश्न आ जाता है उसको हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी आगमन विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तो ज्यामिति को हल करने के लिए सबसे जो सर्वोत्तम विधि कहलाती है वह कहलाती है विश्लेषण विधि। अगला जो प्रश्न है कि गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? तो गणित शिक्षण का सब खेल विधि का जो सबसे उपयोग करने वाले, अच्छे से उपयोग करने वाले हेनरी कार्लवेट कुक हैं, ये भी नोट कर लेना। तो ये हमें महत्वपूर्ण प्रश्न किया। तो दोस्तों आप मैथ्स पेडागॉजी से संबंधित और भी विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, बाकी सभी क्लासेज प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे और कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना अपना कमेंट फीडबैक अवश्य कीजिएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जल्द से जल्द लाइव क्लास वहाँ भी शुरू करने जा रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती में नंबर 1 आप अपना टीटी फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे 2000 से अधिक आपको टीटी की क्लासेज मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली का है, आपका अपना वर्क फैमिली है। और हम मिलते हैं आपके इवनिंग में 7 PM में लाइव क्लास के साथ। 7 PM टू 7:30 PM हमारी लाइव क्लास रहती है, तो ज़रूर EVS की ज्वाइन कीजिएगा। बाकी 11:30 में हमारी जो मॉर्निंग में क्लास रहती है, इसके बाद 4 PM में क्लास रहती है, इसके बाद 7 टू 7:30 में क्लास रहती है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली लाइव क्लास में। सभी मित्रों